अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो जीआईटी मॉड्यूल पे है। जो आज का और इस सीरीज का मेन पर्पस है वो पर्पस ये है कि आप लोग किस तरीके से सिर्फ एक दिन में जीआईटी मॉड्यूल जो है उसकी फिजियोलॉजी इजीली किस तरीके से कवर कर सकते हो, ताकि आपके एग्जाम्स भी जो है वो कवर हो जाए, आपका वाइवा भी कवर हो जाए। सो उसके लिए एक शॉर्ट बुक आती है, रेफरेंस बुक कह लें, क्योंकि वो शॉर्ट बुक तो आप नहीं कह सकते, एक रेफरेंस बुक आती है। लाइक आप जिस तरीके से डीप में जाके गाइडेन एंड हॉल फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, बट एट द एग्जाम डे आप लोग एग्जाम डे से एक दो दिन पहले आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप थॉरली पूरी गाइडन को रीड दे सके। तो उसके लिए आपके पास जेपी जो हमारे पास बुक है वो आती है। तो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम बेसिकली उस सिस्टम को किस तरीके से सिर्फ एक दिन में जीआईटी ट्रैक की फिजियोलॉजी जो है उसको सिर्फ एक दिन में किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो सीरीज है और ये सारे लेक्चर जो हैं वो आज ही अपलोड होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से आप एक दिन में इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी कवर कर सकते हैं। सो अगर मैं अकॉर्डिंग टू गाइटन चलूं और गाइटन के हिसाब से अगर मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको मेनली जो है वो कवर करने होते हैं जीआईटी ट्रैक की फिजियोलॉजी करते वक्त गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी से। ठीक है, अब एक बार अगर वो ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में आ जाएंगे, उसके बाद जब हम लोग ये पूरे चैप्टर जो है 12 चैप्टर्स हैं सेक्शन 4 डाइजेस्टिव सिस्टम जेपी के। सो इन 12 चैप्टर से आप वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अपने क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आई नो गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी मस्ट है क्योंकि आपको उसके बारे में हर चीज पता हो, बट किस तरीके से आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं, सो हम वो आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करती हूँ, कौन कौन से आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो मैकेनिज्म है एनर्जी इनपुट इनटेक एंड आउटपुट का फिजियोलॉजी में, वो पता हो। मींस कि डाइटरी बैलेंस का आपको ऑब्जेक्टिव कवर करना होता है। उसमें आपको पता हो कि न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म जो होता है फूड इनटेक का एंड आउटपुट का, जिसमें वेंट्रल न्यूक्लियाई एंड वेंट्रो मीडियल न्यूक्लियाई के बारे में आपको बताया जाएगा, ये गाइटन में डिस्कस हुआ है। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद जो है ओबेसिटी एंड स्टार्वेशन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओबेसिटी एंड स्टार्वेशन जो है वो भी गाइडन में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो वो सारी चीजें भी आपको पता हो। ठीक है, अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव गाइडन के लिहाज से ही बता रही हूँ, ताकि जब आप जेपी से भी ये सारे पॉइंट किस तरीके से इजीली आप कवर कर सकते हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव आपको यही कवर करने हैं, बट ये सारे ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू दी गाइडन एंड हॉल फिजियोलॉजी के चैप्टर वाइज बने हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जीआईटी ट्रैक की फिजियोलॉजी में पता होना चाहिए कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ जीआईटी ट्रैक क्या होते हैं, 4 बेसिक जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में आपको पता हो। ठीक है, उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ जीआईटी फंक्शन, न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म्स आपको पता हो। उसके अलावा आपको जीआईटी की मोटिलिटी सिक्रीशंस, अच्छा इंटरनल नर्वस सिस्टम, बहुत गट ब्रेन, उसका डिस्कशन भी जेबी में भी है। लाइक हमारे पास प्लक्सेस जो होते हैं, ऑर्बेक्स प्लक्सेस हो गया, ये सारे प्लक्सेस आपको पता हो। देन आपके पास एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन, वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे जो है अपने जर्नल से, कि वो आपको एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन एटलीस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके एब्डोमेन की एग्जामिनेशन आ सकती है तो आप उसे नॉर्मली किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्टिव्स है, उसके अलावा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए, उसमें हमारे पास जो है इंजेक्शंस ऑफ, जो हमारे पास फूड की इंजेक्शंस है वो हमें कवर करनी है। ठीक है, फूड की अगर मैं आपको यहाँ पे मैं आपको इजीली दिखा सकूं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे पास है फूड की इंजेक्शंस वाला, डिस्क्राइब इंजेक्शन ऑफ द फूड, डिस्क्राइब मोटर फंक्शन ऑफ द ईसोफेगस, डिस्क्राइब मोटर फंक्शन ऑफ द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, डेफिकेशन रिफ्लेक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये रिफ्लेक्स भी आपको पता हो। उसके अलावा जीआईटी ट्रैक के जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्सेस हैं वो भी पता हो, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्सेस भी काम आएंगे। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं जो क्वेश्चन आ सकता है। देन आपके एग्जामिनेशन में एक्लेजिया और जो हमारे पास जर्ड हमारे पास जो है गर्ड हमारे पास जो आपके पास पैथोफिजियोलॉजी, उसके बारे में आपको पता हो। ठीक है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा गैग रिफ्लेक्स मीन्स के उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। देन डायरिया, वॉमिटिंग, कंसिक्वेंस ऑफ द डायरिया, वॉमिटिंग, कंस्टिपेशन, ये आपको पता हो। तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव्स में मैंने थोड़े थोड़े से चैप्टर वाइज भी थोड़ा सा जो है वो मार्क किए हुए हैं। सो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब इन तमाम चीजों को हम लोग जेपी से कैसे कवर करेंगे एग्जाम से पहले, ताकि आपको ये सारी चीजें थ्योरेटिकली याद हो, तो वो सारी चीजें अब आज हम डिस्कस करें। देन आपको पता हो कि कंपोजिशन एंड रेगुलेशन ऑफ सैलिवा, जो सिक्रीशन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट में आपको जो है वो सैलिवा की जो भी आपका सलाइवा है उसके बारे में सिक्रीशन, उसकी रेगुलेशन, उसकी कंपोजिशन पता हो। फंक्शन ऑफ द जीआईटी गैस्ट्रिक जूसेस के जो फंक्शन है उसकी भी कंपोजिशन, रेगुलेशन, फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस पता हो। कंपोजिशन, रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता हो। उसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस के भी कंपोजिशन, उसकी भी रेगुलेशन, उसके भी फंक्शंस आपको पता हो। अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर है और उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो आपको पता हो, ठीक है। उसके अलावा जीआईटी हार्मोन है, जैसे गैस्ट्रिन है, सीके के सिक्रेटिन है। उसके अलावा हमारे पास पेनक्रियास की जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, पेनक्रियाटाइटिस की, वो आपको पता हो। उसके अलावा हेपेटोबाइलरी सिस्टम्स एंड बाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर भी यहाँ पे चैप्टर दिया गया है जेपी में, तो आप इजीली जेपी से भी कर सकते हैं। उसमें आपको फंक्शंस लिवर के पता हो। उसके अलावा फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ द बाइल पता हो। देन उसके बाद अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द गॉल ब्लैडर, कंसल्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द बाइल, और वेरियस टाइप ऑफ जॉइंडिस के बारे में आपको पता हो। उसके अलावा आपको जो है जॉइंडिस की बेसिक क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है वो पता हो। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से जॉइंडिस की जाती है, एनालाइज लिवर फंक्शन टेस्ट। उसके अलावा अच्छा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट में अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हमारे पास जो मेन आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा कि आपको किस तरीके से समराइज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड एंड वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। उसके अलावा अप्राइज द रोल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और उसके मालन्यूट्रिशन और उसकी कंसिक्वेंस पता हो। सो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग जीआईटी ट्रैक्ट का यूनिट कर रहे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो यूनिट गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी से करते हैं, तो उस वक्त ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें जो है वो जेपी की इस बुक से कवर करना है। सो अब आपके माइंड में आ गया कि हमारे पास मेन चीजें कौन कौन सी होती हैं। हमें पता हो जो भी जीआईटी ट्रैक्ट की सिक्रीशंस हैं, जैसे सलाइवा हो गया, पेनक्रियाटिक जूस हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया। देन उसके बाद मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, जो लाइक मेस्टिकेशन, स्वेलविंग, स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट, लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट, हेपेटोबाइलरी सिस्टम जो होता है जिसमें बाइल डक्ट, लिवर, बाइल के फंक्शंस, लिवर के फंक्शन, जॉइंडस, जॉइनन की क्लिनिकल कंसिक्वेंस किस तरीके से, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, और किस तरीके से एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, इनमें किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्पफुल करती है। और उसके अलावा जो हमारे पास जो है वो ऑर्बिक्स प्लेक्सिस है, मेसेंट्रिक प्लेक्सिस, ये सारी चीजें आपको पता हो। अब ऑब्जेक्टिव आपके सामने है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिनमें से सवाल बन के आते हैं। अब आपके सामने जेपी है। जेपी की गाइडन जो है ये हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं जो हम एक दिन में इजीली कवर करके और अपना वाइवो, अपने सीक्वेंस क्वेश्चंस और अपने एमसीक्यूज भी कवर कर सकते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ कि गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको हर हाल में करनी होती है, लेकिन सिर्फ 24 आवर्स के अंदर आप किस तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हो, उसके लिए हम रेफरेंस बुक कौन सी कवर कर रहे हैं, हमारे पास कौन सी रेफरेंस बुक है, उसके लिए हमारे पास जो रेफरेंस बुक है वो हमारे पास जेपी है। सो एग्जाम से 1-2 दिन पहले आपको एटलीस्ट जेपी के सारी चीजें पता हों, ठीक है, क्योंकि गाइटन में काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इतने माइंड में आपके पास नहीं रह सकते। एक्चुअली गाइटन में हर चीज को समराइज नहीं किया हुआ, आप सीक्वेंस क्वेश्चन इजीली नहीं बना सकते, लेकिन जेपी में ये होता है कि आपके पास सीक्वेंस क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। गाइटन पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ताकि जेपी पढ़ सकते हैं, ताकि इजीली आप लोग जो है वो जीआईटी ट्रैक को कवर कर सकें। सो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है ओवरव्यू ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें से भी आपके बहुत सारे सवाल निकल आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो है यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, तो यू कैन सी गाइज कि अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, ठीक है, ये हमारे पास पहला चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर है जेपी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारे पास सेक्शन है, उसमें हमारे पास ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अगर मैं बात कर लूं कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं, तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद फंक्शनल एनाटॉमी, वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। अगर वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक आपकी फिजियो में ही आपकी सही है, यहां से अगर आपने पढ़ ली है, अच्छे से आपको समझ आ गई है, तो एनाटॉमी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी एमसीक्यू जो आप लोग कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आपका ये जीआईटी ट्रैक यहाँ पे कि मेन हम आपकी जो है वो लेयर्स कवर हो गई, तो वो यहाँ से भी कवर हो रही हैं और यही जो है वो गाइडन में भी दी गई हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सवाल निकल गया। देन नर्व सप्लाई टू दी जीआईटी ट्रैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई एंड एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है। इसमें हम लोग प्लक्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। वो प्लक्सिस भी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके बहुत सारे जो सवाल हैं वो निकल जाएंगे, वाइवा भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है कि डाइजेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच food is broken down into the small chemical substances that can be absorbed and used as a nutrients by the body. Most of substances in the diet cannot be utilized as such. These substances must be broken down into smaller particles so they can be absorbed into the blood and digested to various parts of the body for utilization. Digestive system is responsible for the function. Digestive process is accomplished by the mechanical and enzymatic breakdown of the food into small chemical compounds. A normal young healthy adult consumes about 1 kg of the solid diet and about 1 to 2 liters of the liquid diet every day. All these food particles are subjected to digestive process before being absorbed into the blood and distributed into tissue of the body. Digestive system plays a major role in the digestion and absorption of the food substances. So इस इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो आप जो इंटर लेवल तक पढ़ के आ रहे होते हो, यहाँ पे सिर्फ वही बात की गई है कि इंट्रोडक्शन में ये दिया गया है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें उनकी जो भी हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रोक डाउन किया जाता है स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस में, जो कि इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी एज ए न्यूट्रिशन जिन्हें यूज कर सकती है। मोस्ट ऑफ दी जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो भी हमारी बॉडी यूज करती है, इनका ब्रोक डाउन होना बहुत जरूरी होता है ये स्मॉल पार्टिकल्स में, क्योंकि लार्ज पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोकन डाउन होंगे, देन उसके बाद हमारी ब्लड में ये एब्जॉर्ब होंगे और जहां जहां हमारी बॉडी में इसको जरूरत होगी वहां वहां ये न्यूट्रिशन जाएंगे और वहां से हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। सो इन तमाम फंक्शन के लिए जो सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिकल ब्रेकडाउन होती है फूड की स्मॉल पार्टिकल्स में। एक नॉर्मल हेल्थी जो पर्सन है हमारे पास, वो 1 kg सॉलिड डाइट लेता है, ठीक है, कंज्यूम करता है, और 1 to 2 लीटर हमारे पास लिक्विड डाइट देता है एवरी डे। मतलब उसकी नॉर्मल डाइट क्या है कि एटलीस्ट 1 kg उसकी सॉलिड डाइट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और 1 to 2 लीटर उसकी लिक्विड डाइट हो गई, ठीक है। उसके अलावा और ये सारे जो फूड मटेरियल्स हैं, ठीक है, इनको डाइजेस्टिव प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है ताकि ये ब्लड में इजीली जो है वो एब्जॉर्ब हो सके और फिर हमारी बॉडी के जिस टिश्यू को इसकी जरूरत है वहां पे नॉर्मली ये सारी जो हमारे पास डाइट हमने ली है वो इजीली वहां तक पहुंच सके और हमें जो है वो न्यूट्रिशंस मिल सके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन तमाम चीजों की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करता है। सो देखो, इसमें आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मुझे डेफिनेशंस बता दो, लेकिन नॉर्मली आपको पता होनी चाहिए कि डाइजेशन क्या होती है। वो डाइजेशन is defined as a process by which food particle is broken down into simple chemical substances, okay, and used as a nutrition by the body, okay, ये आपको पता हो। नॉर्मल डाइट आपको पता हो कि 1 kg, अच्छा ये चेंज भी हो सकती है, जो वैल्यूज हैं वो आपको नॉर्मली गाइडेंस से याद करनी है। सो सिर्फ ये ओवरव्यू आपको पता। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है जो फूड की ब्रेक डाउन करवाता है हमारी बॉडी में। अब आपको जो पता हो फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपसे पूछ सकते हैं आपके वाइवा में कि फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है वो होता है इंजेक्शन और कंजप्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, मीन्स के फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करना और उसको कंज्यूम करना। देन ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल, ट्रांसपोर्ट स्मॉल पार्टिकल्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट करवाना सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स को डिफरेंट एरिया डाइजेस्टिव, सिक्रीशन नेसेसरी एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर डाइजेशन, नेसेसरी एंजाइम्स की सिक्रीशन करवाता है। डाइजेशन ऑफ ऑल फूड पार्टिकल्स, तमाम फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होते हैं थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम।
एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव पार्टिकल्स, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन करवाना डाइजेस्टिव पार्टिकल्स की, एंड रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। तो मेन फंक्शन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हम लोगों ने फंक्शंस किए, वो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन थे जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के किए। सो बेसिकली हमारे पास जो नॉर्मली जो फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आ गए। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है जो आप लोगों को करना है, वो आपको पता हो कि इस इंजेक्शन ऑफ द फूड होती है और कंजप्शन ऑफ द फूड होती है, ठीक है। देन फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन होना स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, स्मॉल पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होना बॉडी के वेरियस पार्ट्स में। नेसेसरी एंजाइम्स की सिक्रीशन करवाना जो कि बॉडी को जो भी हमारे पास बॉडी है उसको बॉडी में जितनी भी हमारे पास न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उसको फिलफिल करता है, ठीक है। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन होना, डाइजेस्टिव पार्टिकल की एब्जॉर्प्शन हो गया। रिमूवल ऑफ द जो भी हमारे पास अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं उनकी रिमूवल। तो ये हमारे पास मेन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन हो गए जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब फंक्शन एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, फंक्शन एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपसे कोई इतना नहीं पूछेगा क्योंकि एनाटॉमी का क्वेश्चन है तो फिजियो में आ नहीं सकता, बट थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस की गई है तो आपको पता हो। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे पास जीआईटी ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल या फिर एसेसरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड पार्टिकल। जीआईटी ट्रैक क्या है? एक जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से लेके एनस तक हमारे पास होता है और इसकी लेंथ जो है अबाउट 30 फीट होती है, ठीक है। ये ओपन कहाँ से आता है? ये ओपन इट्स ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन बोथ साइड से ये ओपन हो जाता है। अब जीआईटी ट्रैक दो मेन ऑर्गन्स बनाते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड एक एमसीक्यूज होता है जो आपका नॉर्मली आता है कि प्राइमरी हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या हैं और हमारे पास एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या हैं। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास एक्चुअल डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे टेक प्लेस होती है। इसे अच्छा, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? वो ऑर्गन जहां पे एक्चुअल जो डाइजेशन होती है उसे कहते हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्राइमरी हमारे पास आ गए, ठीक है। प्राइमरी में हमारे पास क्या आ गया? सबसे पहले हम लोगों ने माउथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या था? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको पता हो कि हमारे पास जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है या फिर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसमें माउथ, ईसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे पास प्राइमरी है। एसेसरी में हमारे पास वो ऑर्गन्स जो कि हेल्प करते हैं प्राइमरी विच हेल्प प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ एसेसरी में वो ऑर्गन एसेसरी एक्चुअली वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। इसमें टीथ, टंग, सेलिवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो कि पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर आ जाता है। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड हमारे पास आपको प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता हो, ठीक है। इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, तो ये आपको यहाँ पे जो है वो आपको पता हो कि अच्छा मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, वो हमारे माउथ में स्टार्ट होती है, तो ये भी एक एमसीक्यूज आ जाता है। अब हमारे पास क्या होता है? वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्स के बारे में आपको पता हो, ठीक है। वॉल ऑफ जीआईटी ट्रैक्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में आपको पता हो। देखो, वॉल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो मेनली 4 लेयर्स बना के वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बनाती हैं। उसमें कौन कौन सी होती है? म्यूकस लेयर होती है, सब म्यूकस लेयर होती है, मस्कुलर एंड सीरस और फाइब्रस लेयर। सो पता हो म्यूकस लेयर, ठीक है, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर, सीरस और फाइब्रस लेयर होता है। अब म्यूकस लेयर हो गई, सीरियस लेयर हो गई, ठीक है। देखो, म्यूकस हो गई, म्यूकस के बाद सब म्यूकस लेयर हो गई, फिर मस्कुलर लेयर होगी और हमारे पास कौन सी लेयर होगी? सीरस और फाइब्रस लेयर, ठीक है। ये इनवर्ड टू आउटवर्ड बताया इनसाइड से, मतलब पहले म्यूकस लेयर होगी, देन सब म्यूकस लेयर होगी, देन मस्कुलर लेयर होगी, देन सीरस लेयर होगी। सो ये अब कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इनमें क्या क्या जो होती हैं, कौन कौन से जीआईटी ट्रैक्ट में ये पाई जाती हैं, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता हो तो यहाँ से अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए इजी है। सबसे पहले हम लोग म्यूकस लेयर की बात करते हैं। तो अगर हम लोग जो है वो अगर हम लोग म्यूकस लेयर की बात करते हैं
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को म्यूकस लेयर के बारे में बता दूं। ठीक है, अगर हम म्यूकस लेयर की जो फर्स्ट लेयर है म्यूकस लेयर उसकी बात करते हैं। सो म्यूकस लेयर इज द इनरमोस्ट वॉल ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा और म्यूकस मेम्ब्रेन। इट फेसेस द कैविटी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। म्यूकस हैव 3 layers of the structure, epithelial layer lining है, lamina propria है एंड muscularis mucosa है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास म्यूकस लेयर होती है ना उसके अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं, एपिथेलियर, लेमिना प्रोपर्लिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये भी आपको पता हो कि हमारे पास, अच्छा ये जब आप हिस्टोलॉजी करेंगे उसके अंदर बहुत